पूरा घर लॉक करके बिस्तर पे आए। फिर आपको लगा कि पता नहीं मैंने मेन गेट लॉक किया है कि नहीं किया है। मन बोल रहा है कि नहीं मैंने किया है, मुझे पता है, मैं तो देख चेक करके भी आया, लेकिन मन मान नहीं रहा है। वो थॉट्स बार बार आ रहे हैं, नहीं यदि नहीं हुआ, कहीं चोर आ गया है ना। अब उसे नींद नहीं आ रही। अब वो क्या करता है कि उसको कंफर्म करने के लिए वो जाके उठ करके, वो कंपल्सन को जाके उठ के फिर चेक करेगा। ठीक है। तो ऑब्सेशन, एंजाइटी, कंपल्सन, और ये कंपल्सन फिर ऑब्सेशन, मतलब थॉट्स तो आ ही रहे हैं। जेनजीज है और मेजरली सभी एज ग्रुप में एंजाइटी वर्ड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में ले रहे हैं। और अब ये एग्जैक्टली में एंजाइटी है या छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी अगर कोई फेस करता है तो उन्हें लगता है कि हमें एंजाइटी हो गई। तो एग्जैक्टली सर ये क्या चीज़ है और इसको कैसे समझा जाए? लॉन्ग टर्म में ओसीडी के लक्षण यदि आप रिकॉग्नाइज नहीं किए या आप साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते तो लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे सेकेंडरी डिप्रेशन भी आ जाता है, डिप्रेसिव सिम्टम्स भी आ जाते हैं। लोग ये कहते हैं कि यदि साइकेट्रिस्ट के पास गए तो वो तुम्हें बीमार बता ही देगा। यदि आपको ऐसी ज़रूरत पड़ रही है कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो समझिए बीमारी बहुत हद तक बड़ी हो गई है। और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं उन सभी पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखें। पुलिस इंस्पेक्टर बन के नहीं, एक माता पिता बन के। Hello everyone, welcome back to our channel Out of Syllabus and I'm super excited for this podcast because आज का जो एपिसोड है it was a much needed episode guys because as we all know digital devices का जो influence है वो बहुत ज़्यादा है and लोग उस exposure के चक्कर में बहुत ज़्यादा stress and anxiety ले लेते हैं बिकॉज दूसरे के लाइफस्टाइल को देखकर या किसी बात को सुनकर वो खुद की लाइफ में भी वैसा ही सोचने लगते हैं, उस हिसाब से प्रोसेस करते हैं। तो आज जो हमने बुलाया है वो बुलाया है डॉक्टर नृपेंद्र कुमार को, जो कि है MD MBBS इन साइकाइट्री एंड हमने उनके साथ बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन किया है जैसे कि एंजाइटी, OCD, ट्रॉमास, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। एंड इन सम केसेस इवन वी डोंट नो कि यार हम एक स्ट्रेस या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, हमें लगता है दिस इज नॉर्मल, बट वो नॉर्मल नहीं होता है एंड आप ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं जब इन चीजों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है एंड देन इट्स टू लेट। तो इस पॉडकास्ट में इन्हीं सब टॉपिक्स पे बात होने वाली है, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच सर हमारे इस पॉडकास्ट पे आने के लिए, टाइम निकाल कर। एंड आई बिलीव ये पॉडकास्ट बहुत ही वैल्यूएबल हो सकता है सभी एज ग्रुप के लिए बिकॉज आप एक साइकेट्रिस्ट हैं और आई बिलीव आजकल जो हमारे जेनजीज हैं और मेजरली सभी एज ग्रुप में एंजाइटी वर्ड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में ले रहे हैं। और अब ये एग्जैक्टली में एंजाइटी है या छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी अगर कोई फेस करता है तो उन्हें लगता है कि हमें एंजाइटी हो गई। तो एग्जैक्टली सर ये क्या चीज़ है और इसको कैसे समझा जाए? देखिए, यदि एंजाइटी की हम बात करते हैं तो एंजाइटी एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम वर्ड है। ओके। और एंजाइटी को हमें दो भाग में बांटना पड़ेगा, एक नॉर्मल एंजाइटी जी और एक पैथोलॉजिकल एंजाइटी जी। अब नॉर्मल एंजाइटी की बात करें, यदि मान लीजिए एग्ज़ाम है तो उसमें परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, राइट। और परफॉर्मेंस एंजाइटी एक तरीके से पॉजिटिव एंजाइटी है जी। वो आपके परफॉर्मेंस को रीइंफोर्स करता है और आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, बेटर करता है। ट्रू। दूसरा है नॉर्मल में, जैसे आप कहीं गली में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, किसी घर से ऊपर से गमला आपके फ्रंट में गिर गया जी, तो घबराहट सी हो गई कि अरे जान बच गया मेरा, ठीक है है ना? वो तो नॉर्मल। Right, किसी के कनपट्टी पे यदि कोई बंदूक लगा दी तो वो घबराहट हो जाएगी उसको, है ना? एब्सोल्युटली। तो ये नॉर्मल एंजाइटी है, जी। इसको हम पैथोलॉजिकल एंजाइटी नहीं बोलते। जी। यदि हम पैथोलॉजिकल एंजाइटी की बात करते हैं तो उसमें ये देखना है कि जो और लोगों के लिए नॉर्मल परसेप्शन है लेकिन वही सिचुएशन उस बंदे को एंजाइटी कर रहा है, घबराहट, बेचैनी कर रहा है, तो वो पैथोलॉजिकल एंजाइटी है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम बस स्टॉप पे गए और बस पकड़ के मुझे ऑफिस जाना है जी, नॉर्मल सी बात है, यदि बस 10 मिनट लेट हो गई तो 10 मिनट लेट ऑफिस से पहुंचेंगे जी। नॉर्मल लोगों बोलेंगे कोई बात नहीं। लेकिन जो पैथोलॉजिकल एंजाइटी वाले होंगे अब वो सोचना शुरू कर देंगे ये 10 मिनट लेट क्यों हुआ, अब जाएंगे ऑफिस में क्या होगा, बॉस मुझे बोलेंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और ये सोचते सोचते उससे एंजाइटी हो गई। और लोगों के लिए वो नॉर्मल परसेप्शन है पर उसी चीज़ को लेके उसके अंदर एंजाइटी हो गई, तो वो कहीं ना कहीं पैथोलॉजिकल एंजाइटी होती है। ओके। तो ये जो वर्ड है ना कि एंजाइटी हो गई, ये आजकल जो यूज़ कर रहे हैं जो लोग, राइट, वो
इस पर्सपेक्टिव से यूज़ कर रहे हैं कि वो सोच के ही उसे थोड़ी सी ना अनकंफर्टेबल है जी। उसको वर्ड वो एंग्जाइटी यूज़ कर लेते हैं, जिसमें वो डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं, Right. कंफर्ट जोन उसका लॉस्ट हो जाता है, Right. तो उसमें एंग्जाइटी महसूस करते हैं। एब्सोल्युटली, बिकॉज सर क्या है कि कुछ किस्से मतलब मेरे नियर एंड डियर वन में भी सुनने को आए हैं, और वैसे भी ऑनलाइन भी काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है कि किसी बच्चे को अगर फ़ोन नहीं मिला, ठीक है, 10th या 12th में आईफोन चाहिए था, तो उसको एंग्जाइटी हो गई। तो यही है कि तो पेरेंट्स कैसे इस चीज़ को संभालें, क्योंकि पेरेंट्स भी डर जाते हैं क्योंकि बच्चे बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं। देखिए, ये पेरेंट्स को सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि क्या चीज़ ज़रूरी है। यदि मान लीजिए फ़ोन उसके क्लासरूम वर्क जो होमवर्क मिलता है, जी। यदि उसके लिए है तो वो एक ज़रूरी चीज़ है, उसे तो जी, देना पड़ेगा। जी अब आपको ये भी चेक बैलेंस करना होगा कि आप दे के उसे छोड़ ना दें। जी। एक सुपरविज़न ज़रूरी है, ओके। क्योंकि यदि आप सुपरविज़न नहीं करेंगे तो फिर वही वो यूट्यूब खोलेगा या सोशल मीडिया खोलेगा जी। और स्क्रॉल करता रहेगा, राइट। तो उससे स्क्रीन टाइम भी बढ़ेगा। एब्सोल्युटली। उसके और भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं स्क्रीन टाइम आई बढ़ने एम के। श्योर। तो पेरेंट्स इसके लिए लिमिटेड, इसके लिए हम लोग टोकन इकोनॉमी बोलते हैं। ओके। टोकन इकोनॉमी में यह है कि यदि आपने ये होमवर्क कर लिया, जी। मैथ्स का होमवर्क कर हाँ। लिया, तो आपको 1 घंटा मैं यूट्यूब देखने दूँगा। राइट। तो इसमें क्या है कि यदि वो कर लिया तो आप उसको एज ए रिवार्ड उसको 1 घंटे का Right. स्क्रीन टाइम दिए। राइट। तो ये जो लोग कहते हैं कि मोबाइल ख़राब कर रहा है, जी। यदि आप जुडिशियस यूज़ करेंगे राइट। तो मोबाइल का यूज़ भी आपके बच्चे के एब्सोल्युटली। बेटरमेंट के लिए होगा। राइट। राइट। अच्छा सर, तो अब जैसे आपने स्क्रीन टाइम की अभी बात करी, तो ये तो चलो हम बच्चों की बात कर रहे थे, बट स्क्रीन टाइम तो अभी मैंने एक लेटेस्ट सर्वे देखा कि लोग अप्रॉक्सीमेटली अपना 24 साल खराब करने वाले हैं सिर्फ फ़ोन हाथ में लेके, बिकॉज एवरेज वॉच टाइम इज 7 आवर्स लोगों का। तो एंड आई एम श्योर कि ये जो हैबिट है ये भी बिकॉज एक वो डोपामिन रिलीज करती है और आपको एडिक्शन की तरह आपको मतलब उलझा के रखती है। तो इस चीज़ से कैसे बचा जाए, और ये भी बहुत हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर रहा है मेंटली भी, एंड फिर वो ऑब्वियसली फिजिकली भी आने लग जाता है। देखिए, यदि एडल्ट है, जी। सोचने समझने के लायक है, क्षमता है। तो उसे हमेशा ये रिव्यू करना चाहिए कि हम आज डेली बेसिस पर रिव्यू करना चाहिए कि जी। आज मैंने और इतना स्क्रीन टाइम या इतना समय मैंने जी। मोबाइल पे बिताया, जी। और उससे मुझे बेनिफिट क्या मिला। ओके। जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहेंगे तो Right. घंटों स्क्रॉल करते राइट। रहेंगे, एब्सोल्युटली। और उसमें अलग अलग तरीके के रील्स रहते हैं, तो वो ध्यान बटा रहता है जी। उसमें, जी। और उसे पता भी नहीं लगता कि वो 2 घंटा कैसे निकल गया Absolutely. उसका। लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी देखिए, इसीलिए थॉट प्रोसेस, एक हेल्दी थॉट प्रोसेस का होना बहुत ज़रूरी है जी। कि हम अपने प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करें। जी। यदि स्क्रीन टाइम से आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है या ख़राब हो रही है, आपका परफॉर्मेंस कहीं ख़राब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। और ये इंट्रोस्पेक्शन यदि आप समझदार हैं, बड़े हैं, समझदार हैं, जी। तो आप कर सकते हैं। और Absolutely. ये चीज़ करने से होगा, यदि हम सोचते हैं कि मुझे इंट्रोस्पेक्ट करना है, तभी हम इंट्रोस्पेक्शन के लिए जाएंगे। जैसे जी। मान लीजिए कोई ऑफिस खोलते हैं, जी। हम चाहते हैं कि उसमें ऑडिट हो, तभी तो बुलाते हैं ना CACS को। ठीक। यदि हम चाहेंगे ही नहीं कि हमारे ऑफिस में ऑडिट हो, तो हम बुलाएंगे ही। ठीक है। उसी तरीके से हमें इस चीज़ का हमें इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है। एंड सर, जैसे एक सबसे बड़ा डिफरेंस जिसमें कि एक डाउट भी बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी वर्सेस डिप्रेशन, क्या फ़र्क है? दोनों अलग अलग चीज़ है। ओके। देखिए, डिप्रेशन एक मानसिक अवस्था है जिसमें इंसान को हर वक्त मन दुखी रहता है। ओके। इसमें इसके डेफिनेशन में यदि हम जाएंगे जी। तो परसिस्टेंट परवेसिव सैडनेस ऑफ मूड इसका डेफिनेशन है। ओके। परसिस्टेंट मतलब हर वक्त, ओके। परवेसिव मतलब किसी भी सिचुएशन में। ओके। हम घर में हैं तब भी मन उदास है, जी। हम वॉक करने गए तब भी मन तब भी। उदास है, दोस्तों के साथ चिल करने गए तब भी तब मन भी। उदास है, हिल स्टेशन पे गए तब भी मन उदास है। हम्म। तो ये परवेसिव हो गया, ओके। वो पैथोलॉजिकल जी। लेवल में चला जी। गया। जी। उसमें और भी सिम्टम्स होते हैं, काम नहीं करने का मन करना, ऐसा लगना जैसे कि शरीर में जान ही नहीं है ना, नींद, स्लीप डिस्टर्ब हो जाना, भूख नहीं लगना, लिबिडो कम हो जाना, ये और भी सिम्टम्स डिप्रेशन के। जी। जी। और एंग्जाइटी स्पेक्ट्रम में घबराहट, बेचैनी होती है। अब एंग्जाइटी स्पेक्ट्रम में जाएंगे तो उसमें
डिप्रेशन विथ एंग्जाइटी भी होती है। ओके। ये भी एक डायग्नोसिस है ओके। कि डिप्रेशन सिम्टम्स भी हैं और साथ में एंग्जाइटी भी है। और यदि एंग्जाइटी सिर्फ है तो उसके और क्या कारण है, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाता है कि जिसको एंग्जाइटी हुआ, मान लीजिए मेरी तबीयत खराब है जी, मानसिक रोग को छोड़ दीजिए, मान लीजिए कि मुझे शुगर ही है जी, कंट्रोल नहीं हो रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है हेल्थ इश्यूज तो है मेरे लिए, और ये मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा पता नहीं क्या होगा, मेरी आयु लंबी होगी नहीं होगी, ये अपने आप में एक कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेसर का काम करता है। और जब स्ट्रेस परसिस्टेंट लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन वाली फेज में हम चले जाते हैं। पैथोलॉजिकल हो ना हो, वो एक होता है सिंड्रोमल डिप्रेशन कि हमारे ये क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं और हम इसको डिप्रेशन लेवल कर सकते हैं। एक होता है सब सिंड्रोमल डिप्रेशन, उसमें आपका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है लेकिन डिप्रेशन के सिम्टम्स मौजूद हैं। ठीक है, तो डिप्रेशन के साथ एंग्जाइटी हो सकती है, और एंग्जाइटी यदि है तो उसकी और क्या कारण है वो भी देखना होता है, और साथ में डिप्रेशन के सिम्टम्स आएंगे वो भी रूल आउट करना होता है। ठीक है, नहीं सर बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया आपने। एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में आ रहा था काफ़ी टाइम से, और मैंने एक बहुत ही वायरल वीडियो भी देखा। उसमें क्या होता है, स्टेडियम में दो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, उसका काफ़ी मतलब ऐसे आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स ऐसे करके ट्रांजिशन दिखाया हुआ है। तो उसमें एक इंसान था जो बहुत खुश था और सबको खुश भी रखने की कोशिश कर रहा था, चीयर अप कर रहा था, बट बाद में यही पता चला आफ्टर 3-4 ईयर्स कि वही इंसान नहीं रहा। तो द क्वेश्चन इज, आई बिलीव डिप्रेशन एवरी टाइम डजंट लुक लाइक सैडनेस। तो क्या वो कोई जो बहुत इंसान जोक भी कर रहा है, खुश मिजाजी भी है, क्या वो भी डिप्रेशन का शिकार है? तो उस केस में कैसे कैच करेंगे उसको? देखिए, बात तो सही है कि यदि मान लीजिए कि खुश मिजाज है जी, अब वो खुश रहने का प्रयास कर रहा है जी, एक कोपिंग मैकेनिज्म भी होता है कि मेरे फाइनेंशियल इश्यूज हैं, मेरी जॉब चली गई, लेकिन फिर भी मैं ये सोच रहा हूँ कि नहीं मैं खुश रहूँ और खुश रहूँगा तो शायद अच्छा होगा। राइट। लेकिन उसके लगातार खुश रहने के बावजूद भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ उससे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली इंसान कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो आप देखते होंगे कि जो सुसाइडल थॉट जो आते हैं, सुसाइड करने के थॉट्स आते हैं, वो इंसान के मन के अंदर आएंगे तो वो इस चीज़ को शेयर करना नहीं चाहता है, क्योंकि यदि अपने लोगों से हम शेयर करेंगे तो क्या पता वो मुझे ना करने दें, और वो धीरे धीरे अंदर बिल्डअप होता जाता है और एक दिन पता चलता है कि वो नहीं रहा। राइट। तो ये सारी चीज़ें, ये सुसाइडल जो थॉट्स होते हैं ना बहुत नोटोरियस है, मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका एक असेसमेंट है, सुसाइड असेसमेंट होता है जिसमें कि प्रोटेक्टिव फैक्टर देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि मैं जब पूछता हूँ कि मन करता है, ऐसा लगता है जीवन बेकार है, ख़त्म ही कर लें जीवन, तो हाँ ऐसे ख्यालात तो आते हैं मेरे, पेशेंट बोलता है ऐसे ख्यालात तो मेरे आते हैं, लेकिन जब बच्चों का चेहरा देखती हूँ ना तो फिर रुक जाती हूँ। तो ये प्रोटेक्टिव फैक्टर है कि वो मन तो आता है, उसका पूरा इच्छा है कि कर लो, लेकिन बच्चों को देख के वो रुक जाती है। तो ये सब असेसमेंट में देखा जाता है कि प्रोटेक्टिव फैक्टर स्ट्रांग है या वीक है ना। तो ये बहुत सारे उसके हैं क्राइटेरिया है। ठीक है। एंड सर एक डिप्रेशन बास्केट जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो आपने एक वर्ड यूज़ किया था, ये एग्जैक्टली क्या है? देखिए, डिप्रेशन बास्केट अभी आज के सोसाइटी में बहुत प्रिडोमिनेंट है जी, कि हमारे जो साइकेट्री में साइकोसिस होता है और न्यूरोसिस होता है। ठीक है, तो साइकोसिस में के सिम्टम्स बहुत डिफरेंट होते हैं, उसमें शक वहम होता है, कानों में आवाज़ें आती हैं, उसे लगता है कि रोड पर जो लोग खड़े हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना, कोई सेटेलाइट से उस पर नज़र रखा हुआ है ना। तो इस तरीके के लक्षण साइकोसिस में होते हैं, और डिप्रेशन में तो डिप्रेशन वाले लक्षण होते हैं। लेकिन हमारे समाज में क्या है कि यदि किसी को साइकोसिस भी है तो वो डिप्रेशन के बास्केट में ही डाल देते हैं कि मेरे बेटे को ना डिप्रेशन है। तो हम लोगों को ये पूछना पड़ता है कि डिप्रेशन में होता क्या, मतलब क्या होता क्या, लक्षण क्या है जी। तो जब लक्षण बताते हैं तो फिर समझ में आता है कि ये डिप्रेशन नहीं, साइकोसिस। तो ये कॉमन जनरल वर्ड हो गया है आम पब्लिक के लिए कि कुछ भी हो, मानसिक रोग कुछ भी हो उसको डिप्रेशन बोल दो। मतलब कोई स्ट्रेस भी हो तो उसको भी लोग डिप्रेशन का नाम दे देते हैं जी। एक सर
यही एंजाइटी और स्ट्रेस के अलावा जो एक बहुत ही फेमस वर्ड है दैट इज ओसीडी। और ओसीडी एग्जैक्टली सर क्या है, इसको कैसे समझे, तो प्लीज बताइए इस पे थोड़ा। ओसीडी जो है उसका वैसे फुल फॉर्म ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जी ठीक है, और बहुत प्रिडोमिनेंट है हमारे सोसाइटी में। और बहुत सारे पेशेंट जो है अनडायग्नोस्ड हो जाते हैं, वो डिप्रेशन बास्केट में चले जाते हैं। ओके ठीक है, जो डिप्रेशन उसी में जी। हाँ, और वो डिप्रेशन के हालांकि दवाई का एक ही कैटेगरी है, वो डिप्रेशन में भी यूज़ करते हैं, वो ओसीडी में भी यूज़ करते हैं, लेकिन ओसीडी का कुछ स्पेसिफिक फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन इस स्पेसिफिक दवाई है जी। तो ओसीडी में बेसिकली जब हम ओसीडी की बात करते हैं तो 5 तरीके का मेजर ऑब्सेशन होता है। ओके ठीक है, 5 तरीके का जी। DM पहला नंबर ऑब्सेसिव थॉट, ओके दूसरा ऑब्सेसिव डाउट, ओके तीसरा ऑब्सेसिव फियर, चौथा ऑब्सेसिव इमेज और पांचवा ऑब्सेसिव इम्पल्स। ओके ठीक है जी। यदि इस पांचों में थॉट, डाउट, फियर, इम्पल्स, इमेज, जी इन पांचों में किसी भी एक प्रकार का भी यदि ऑब्सेशन है जी तो आप उसको ओसीडी लेवल कर सकते हैं। ओके ठीक है, अब ये तो हो गया ओसीडी का डायग्नोस्टिक जी। ये आमतौर पर देखा गया है, आमतौर पर 15 से 25 साल के बीच में इसका स्टार्ट होता है, 15 से 25 साल के बीच। ओके ओके बेशक इंसान में यदि कोपिंग मैकेनिज्म अच्छी हो जी कि अपने ऑब्सेशंस को वो कोप कर पा रहा है, उससे डील कर पा रहा है, तो प्रेजेंटेशन डिले हो सकता है। ओके स्टार्ट मान लीजिए 20-22 साल 25 साल में हो गया हो, पर साइकेट्रिस्ट के पास शायद हो सकता है कि 30-32 साल में वो पहुंचे, जब उसकी फंक्शनैलिटी हैम्पर होने लगती है तब। लेकिन आमतौर पर 15 से 25 साल के बीच में ही उसकी स्टार्ट हो जाती है, हो जाता है शुरुआत। तो इसमें जैसे बहुत सबसे कॉमन है डर्ट एंड कंटामिनेशन, मतलब उसे लगता है कि हर जगह गंदा है हाँ, ये, और घर में कोई भी आया तो वो जब गया तो पूरा घर को धोता है, राइट। सोफे पे बैठा तो उसे उठा सोफा साफ किया, हर चीज़ को क्लीन करता है वो जी धुला हुआ कपड़ा भी लगता है ना, छींट लग गया फिर से धो देता है जी है ना। तो इस तरीके का डर्ट एंड कंटामिनेशन वो सबसे कॉमन है। ओके लेकिन और भी हैं, हर चीज़ में डाउट करना, राइट कोई भी काम करना पता नहीं होगा नहीं होगा, जा रहा हूँ, है ना, डाउट हर चीज़। ओके अच्छा, वो भी ओसीडी में आ गया। हाँ वो भी, ओके कहीं कोई मैं पैसा दिया, पैसा के अलमीरा में रखाऊँ कि नहीं रखाऊँ, क्या करूँ, वो हमेशा डाउट में रहेगा, ओके है ना। और ऑब्सेसिव फियर है, जैसे अननेसेसरी फियर कि पता नहीं यदि मैं जा रहा हूँ और यदि पेड़ गिर गया मेरे ऊपर तब तो मैं मर जाऊँगा, तो मैं रास्ते में चल रहा हूँ तो एक फियर लुक है मेरा कि कहीं कोई गिर ना जाए, कोई पेड़ मेरे पे गिर नहीं जाए। आमतौर पर तो जब आंधी तूफान आता है तो पेड़ गिरता है तो वो एक फियर एक वाजिब बनता है, जायज़ फियर है। लेकिन नॉर्मल डेज में भी आपको ये फियर हो रहा है, अननेसेसरी फियर है, तो वो एक पैथोलॉजिकल कैटेगरी में आ जाता है। ऑब्सेसिव इमेज में है क्या कि बहुत सारे सेक्सुअल इमेजेस भी आते हैं, और सबसे डेंजरस जो है वो फैमिली मेम्बर के साथ सेक्सुअल इमेजेस जो आते हैं वो उसमें सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इंसान को गिल्ट होने लगता है, जैसे मदर के साथ, सिस्टर के साथ ऐसे इमेजेस आने लगते हैं। ओके, मतलब ये कंडीशन है कोई, गॉडेसेस के साथ ये कंडीशन है, ये इमेजेस आते हैं उसे लगता है कि अच्छा वो सेक्सुअल वो इमेज गॉडेसेस के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, अपनी मदर के साथ, तो वो इतना डिस्ट्रेसिंग होता है कि इंसान को गिल्ट महसूस होता है, सुसाइड रेट उसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाता है जी। तो वो बहुत डिस्ट्रेसिंग होता है, उसको ट्रीट करना भी इट्स क्वाइट डिस्ट्रेसिंग, राइट, आई एम श्योर। और इम्पल्स होता है, इम्पल्सिविटी आती है, ऑब्सेसिव, एक इम्पल्स आया कुछ कर गया, उसके बाद में रिमोर्स होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं करना, मैं तो ऐसा हूँ नहीं। तो इस तरीके के ये सारे लक्षण होते हैं ओसीडी के। बेसिकली इसमें होता क्या है कि ब्रेन में सेरोटोनिन नाम की केमिकल होती है, हमारे बीच वाले मिड ब्रेन जिसको बोलते हैं, सेरोटोनिन नाम की केमिकल होती है, वो कम होने लगती है ब्रेन में, इस वजह से ये सारे लक्षण आने लगते हैं। और जब लॉन्ग टर्म में ओसीडी के लक्षण यदि आप रिकॉग्नाइज नहीं किए या आप साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते हैं जी, तो लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे सेकेंडरी डिप्रेशन भी आ जाता है, डिप्रेसिव सिम्टम्स भी आ जाते हैं, उसको सेकेंडरी डिप्रेशन बोलते हैं। क्योंकि प्राइमरी ओसीडी ऑब्सेशन था जी, उसके बाद डिप्रेशन आया तो इसलिए सेकेंडरी डिप्रेशन बोलते हैं उसको जी। तो ये ओसीडी का ये कारण है। ओसीडी में एंजाइटी भी बहुत होगी। ओसीडी की यदि हम बात करें तो एक साइकिल होता है। जैसे सबसे पहले ऑब्सेशन हुआ, अननेसेसरी थॉट्स आने शुरू हुए आपको, वो थॉट्स एंजाइटी क्रिएट करती हैं।
अब आपको एंजाइटी हुआ तो उस एंजाइटी को रिलीफ करने के लिए जिस तरीके के ऑब्सेसिव थॉट्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप काम करना शुरू कर दें। ओके। कंपल्सन, जैसे कि आप रात में पूरा घर लॉक करके बिस्तर पे आए, फिर आपको लगा कि पता नहीं मैंने मेन गेट लॉक किया है कि नहीं किया है। राइट। मन बोल रहा है कि नहीं मैंने किया है, मुझे पता है, मैं तो देख चेक करके भी आया, लेकिन मन मान नहीं रहा है। वो थॉट्स बार बार आ रहे हैं, नहीं यदि नहीं हुआ कहीं चोर आ गया है ना। अब उसे नींद नहीं आ रही। अब वो क्या करता है कि उसको कंफर्म करने के लिए वो जाके उठ करके वो कंपल्सन को जाके उठ के फिर चेक करेगा। ठीक ठीक। तो ऑब्सेशन, एंजाइटी, कंपल्सन, और ये कंपल्सन फिर ऑब्सेशन, मतलब थॉट्स तो आ ही रहे हैं अननेसेसरी, है ना जी। तो इरेशनल एब्सर्ड थॉट्स जिसको बोलते हैं, तो वो थॉट्स आ ही रहे हैं, फिर एंजाइटी होगी, फिर कंपल्सन होगा, फिर तो ये साइकिल में ट्रैप हो जाता है पेशेंट। तो इसमें ट्रैप होने के बाद क्या होता है ना कि वो उस ट्रैप से निकल नहीं पाता है। यही कारण है कि जो ओसीडी के पेशेंट होते हैं वो कभी भी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाएंगे। मतलब इतना वो पार्टिकुलर होते हैं कि यदि बस स्टॉप से अपना घर जाना है उसे, तो वो जो रास्ता डेली यूज़ करता है वो वही लेगा। यदि वो साइड वाला रास्ता यदि ले लिया ना तो उसे बहुत घबराहट होगी, अरे यहाँ तो वो पान का दुकान होता था इधर, यार ये गलत बात हो गई। और इस बात को लेके उसे खूब एंग्जाइटी होती है जी, मतलब इतना पार्टिकुलर होता है। तो वैसे ओसीडी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है अनलेस अनटिल कि सुसाइडल थॉट्स ना आ जाए, लेकिन डिसेबल कर देता है। हाँ, बिकॉज सर मेरा एक सवाल यही था, बिकॉज कई जो बिग अचीवर्स हैं, जो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको आई बिलीव ओसीडी हेल्प भी कर रहा है, बिकॉज वो कभी कभी परफेक्शन चेज करने की कोशिश करते हैं, तो उनके करियर में हेल्प कर देता है। देखिए तो आप ये जो बोल रहे हैं ना करियर में हेल्प कर देता है जी, तो वो कभी ओसीडी नहीं होगा, डिसऑर्डर नहीं होगा। जी, एक ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी भी होती है, पर्सनैलिटी हो गई। हाँ, मैं वही समझना चाह रहा था। तो उसको कैसे समझा जाए कि क्या वो ऑब्सेशन तो नहीं है? नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी बहुत सारे प्रिडोमिनेटली लोग ओसी पर्सनैलिटी वाले होते हैं ज़्यादातर, जी, है ना। एक एंटी सोशल पर्सनैलिटी भी होती है, लेकिन ओसी पर्सनैलिटी प्रिडोमिनेटली लोग होते हैं। और एक तरीके से देखिएगा तो आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा सा, अब मान लेते हैं कि जैसे कोई चीज़ रखा है, अब उसको हम करीने से सही तरीके से भी रख सकते हैं जी, और उसको ऐसे भी रख सकते हैं, है ना। तो लेकिन उसका अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। आप यदि उसको सीधा कर देंगे तो इसमें कुछ ऐसा कोई रिसोर्सेज तो खर्च नहीं हुआ, है ना, लेकिन उसके वजह से आप ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, ये पैथोलॉजिकल है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। यदि आपके पास लीजर समय है, आप अपने घर को साफ सुथरा रख रहे हैं, रूम को बढ़िया रख रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है, बिल्कुल। तो यही फर्क होता है ऑब्सेसिव डिसऑर्डर में और पर्सनैलिटी जी। और हाँ, मतलब बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि अगर आप उसी में लगे हो कि यार ये अलाइनमेंट ठीक करके घर से बाहर निकलूंगा, आपका काम छूट रहा है, तो वो फिर पैथोलॉजिकल हो जाएगा। जी। और सर मैं एक और सवाल पे आ रहा था, आपने जैसे बोला कि बहुत लोग कंसल्ट नहीं करते हैं, जैसे ओसीडी वाला फैक्टर भी 15 से 25 में स्टार्ट हो जाता है, बट वो आया आपके पास मे बी 35 की एज में, तो तब तक वो सेकंड स्टेज ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे उसको? नहीं, सेकेंडरी डिप्रेशन वो एसेस करना होता है, कोई रहता भी है तो कोई नहीं भी रहता है। जी। तो सर एक क्वेश्चन क्या है, क्योंकि इंडिया में मैंने देखा है लोगों को लगता है अगर कोई साइकेट्रिस्ट के पास चला गया तो सब आसपास वाले बोलेंगे यार ये पागल तो नहीं हो गया है, देखिए तो इसलिए कंसल्ट करने जा रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज में जी। और उससे बड़ी समस्या क्या है, लोग ये कहते हैं कि यदि साइकेट्रिस्ट के पास गए तो वो तुम्हें बीमार बता ही देगा, लेकिन मैं उसको दूसरे चश्मे से, अदर वे अराउंड देखना चाहता हूँ। ओके। यदि आपको ऐसी ज़रूरत पड़ रही है कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो समझिए बीमारी बहुत हद तक बड़ी हो गई है, क्योंकि बीमारी जब शुरुआत थी तो आपने अपने कोपिंग स्किल से उसको कोप कर रखा था, उसको मैनेज कर रखा था। जब आपका मैनेजमेंट फेल हो रहा है तभी आपको नीड महसूस होती है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, पहली बात। और इसको लोग इस तरीके से करते हैं कि यदि साइकेट्रिस्ट के पास गए तो तुम्हें बीमार ही कर देगा, तो पहले इस हमें मानसिकता से हमें बाहर निकलना पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि लोग क्या कहेंगे, है ना, और ये स्टिग्मा है अभी हमारे समाज में है। पहले आज से 25-30 साल 40 साल पहले तो और भी था, पर उस वक्त तो साइकेट्रिस्ट ही नहीं मिलते थे।
और आज के तारीख में भी देखें तो पूरे देश में 10-12 हज़ार साइकेट्रिस्ट हैं। ठीक बात है। तो 150 करोड़ का देश है और 10-12 हज़ार साइकेट्रिस्ट है, तो रेशियो निकालिएगा तो बहुत कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, नेग्लिजिबल है। और इस तरीके से स्टिग्मा है। स्टिग्मा को हर साइकेट्रिस्ट अपने अपने तरीके से पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चला के, गवर्नमेंट भी पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चला के स्टिग्मा को कुछ हद तक कम तो किया है, लेकिन अभी भी इतना स्टिग्मा है कि लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाने से बचते हैं। ठीक बात है। और यदि जाते भी हैं तो उसको हिडन रखना चाहते हैं, उसको डिस्क्लोज नहीं करना। राइट, एब्सोल्युटली। तो सर इसको किस तरीके से थोड़ा सा हेल्प किया जा सकता है? बिकॉज आई बिलीव अगर आप एक मैसेज देते हैं, अब पता कैसे चलेगा कि अब जैसे आपने बताया कि सिर्फ 15 to 25 का एक ब्रैकेट है जहाँ से वो स्टार्ट हो चुका होता है, तो अब क्या पता मैं भी उस ट्रांजिशन से निकला हूँ, मैं भी एक डिप्रेसिव स्टेट से निकला हूँ, बट वो एक कोपिंग मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग था, तो अभी तक आई एम फीलिंग गुड। तो लेकिन क्या इसका कोई तरीका है समझने का, पहचानने का, कोई सिम्टम्स है सो दैट कि सही टाइम पे कंसल्ट कर लिया जाए साइकेट्रिस्ट? देखिए, हर एक बीमारी के अलग अलग सिम्टम्स हैं जी, ठीक है, लेकिन चूँकि डिप्रेशन कॉमन है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंग्जाइटी कॉमन है, और साइकोसिस भी होता है लोगों पर, लेकिन साइकोसिस में फैमिली हिस्ट्री देखिए देखना पड़ता है कि हमारे मैटरनल साइड से या पैटर्नल साइड से किसी को कहीं हिस्ट्री तो नहीं है। यदि है तो थोड़ा हमें सावधान रहना चाहिए। और जब बच्चों में जब 15 से 18 साल के बीच में थोड़ा सा रिबेलियस नेचर है ना, थोड़ा सा एंगर इशूज़, थोड़ा इरिटेबिलिटी, ये सारे जब लक्षण आने लगे तो ये पेरेंट्स का काम है। देखिए, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से काफ़ी लोग देख रहे होंगे जी, और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं उन सभी पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखें। पुलिस इंस्पेक्टर बन के नहीं, एक माता पिता बन के उनसे जुड़ें, उनसे इमोशनल कनेक्ट बनाएं। कुछ पिता ऐसे सोचते हैं कि मैं टफ रहूँगा ना तो मुझसे डरेगा। एक चेक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे यदि गलती करें तो कभी भी पेरेंट्स उसको ब्लेम ना करें, क्योंकि बच्चे नहीं गलती करेंगे तो वो सीखेंगे कैसे? सही बात है। और बच्चे यदि सब काम सही करेंगे तो वो बड़े ही हो जाएंगे, बच्चे क्यों रहेंगे? ठीक बात है ना? ठीक बात है। तो हम पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि जो बच्चे गलती करते हैं उसे गलती, आपने ये गलत किया, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये सही तरीका है, रेदर देन कि हम उसे ब्लेम करें कि तुमने गलत किया, तुम किसी लायक नहीं हो जी। तो वो क्या होता है ना, वो रिजेक्शन वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ठीक। बच्चों में रिजेक्शन एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसे रिजेक्ट मत कीजिए, उसे रीइंफोर्स करें जी। तो आर फैक्टर बहुत है, नो रिजेक्शन जी, डू रीइंफोर्समेंट, कि उसके गलतियों को सही तरीका से बता के, ताकि वो अगली बार उसके मन में आ जाए कि अच्छा नहीं, इस तरीके से नहीं, पापा ने इस तरीके से बताया था, ये सही तरीका है, तो फिर वो नहीं करेगा। नहीं, बहुत सही चीज़ है ना, बिकॉज आई बिलीव एक फेल्ड पेरेंटिंग स्ट्रेटजीज भी हैं जो बहुत इफेक्ट कर रही हैं बच्चों को। फिर वही जैसे जो भी एक टिफ रहता है चाइल्ड एंड पेरेंट्स के बीच में, वही आगे चलकर एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस में, ट्रॉमास में क्रिएट हो जाता है। ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, 18 साल 20 साल के हो गए जी, तो उसकी एक अपनी दुनिया हो जाती है, उसके अपने फ्रेंड सर्किल हो जाते हैं, उसका अपना एक कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ हो जाता है ना, तो उसकी अपनी दुनिया हो जाती है। पेरेंट्स यदि 14-15 साल तक, ज़्यादातर 10 साल 12 साल के भी पहले जी, थोड़ा कनेक्शन डेवलप करें, एक दूसरे के साथ संवाद डेवलप करें, उसको समझने की कोशिश करें, वो क्या सोचता है, किस तरीके से वो काम करता है, उसका अप्रोच कैसा है, उसके अप्रोच को आउट ऑफ द वे जाके रिजेक्ट मत करें कि तुम्हारा तो तरीका ही गलत है, तुम तो किसी काम के नहीं हो। इस तरीके के शब्दों से बिल्कुल बचना चाहिए पेरेंट्स को, ताकि बच्चे भी अपने पेरेंट्स से कनेक्शन जोड़ पाएँ। उसे ये ना हो कि जब भी कुछ जाओ तो मुझे रिजेक्ट ही मिलता है, मुझे ब्लेम ही मिलता है, तो वो धीरे धीरे वो दूरियाँ बनाने लगेंगे। तो ये चेक बैलेंस पेरेंट्स को जरूर करना चाहिए और सही तरीका से उसे गाइडेंस करना चाहिए पेरेंट्स को।
और मैंने ये भी देखा है कई पेरेंट्स होते हैं जब 18-20 साल के बच्चे हो जाते हैं तो फिर वो क्या होते हैं अपने पेरेंट्स से उतना कनेक्शन नहीं है तो वो उतना केयर नहीं करते। जी। और वो फिर आकर के वो करते हैं कि मैं ज़िंदगी भर ATM मशीन बन के रहा, पैसा कमाता रहा, और आज जब मुझे इसकी ज़रूरत, मुझे प्यार चाहिए, तो उनको मैं पूछता हूँ कि मुझे ये बताइए कि जब उसे प्यार की ज़रूरत थी तो आप दिन भर काम करते होंगे, रात में तो आप घर आते हैं, तो आप 1 घंटा तो दे सकते थे ना, आधा घंटा दे सकते थे, उसके साथ बैठ के 10 मिनट खेल ही लेते, कुछ अच्छा बात कर लेते, तो शायद वो आपसे कनेक्ट हो जाता। और घर आने के बाद भी यदि हम कड़क पापा हैं बनिएगा तो फिर आज की तारीख में यही हाल होगा। ठीक बात है। तो ये जो हम जैसा देते हैं ना, हमें वैसा ही मिलता है। नहीं सर, ये बहुत ही अच्छी बात बोली आपने, बिकॉज मैं भी मतलब मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ बट एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, और आई बिलीव लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, डॉक्टर के पास ना जाके एस्ट्रोलॉजर के पास ज़्यादा जाते हैं कि मेरे लड़का तो ऐसे बिहेव करने लग गया है जी, देखो इसकी क्या दशा चल रही है। तो दशा तो सही बोला आपने। और जब मेरे से कोई एक बच्चा फिर कंसल्ट करता है उसी पेरेंट्स का भेजा हुआ, तो यही समझ में आता है कि उनको उनके पेरेंट्स से कभी टाइम मिला ही नहीं। एंड मैंने ये चीज़ भी ऑब्जर्व करी है कि पेरेंटिंग की भी एक एज होती है, बिकॉज आपने भी अभी डिस्कशन में शुरू होने से पहले यही बोला कि फादर फिर चाहता है कि एक वो मेरी सुन क्यों नहीं रहा, क्योंकि एक पेरेंट में भी ईगो तो रहती है। बिल्कुल। थोड़े बहुत स्वार्थी भी हो जाते हैं कि यार हमारे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा, हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। तो सर हमने OCD, एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, ये 3 वर्ड्स के बारे में बात की है जो कि काफ़ी यूज़ में आ रहे हैं, और एक वर्ड और है जो कि बहुत ओवर यूज हो रहा है आजकल, ट्रॉमा। तो मतलब मेरा पास्ट रिलेशनशिप टॉक्सिक था तो उसने मेरे को बड़ा ट्रॉमा दिया, और मेरे को मेरे बॉस सही से बिहेव नहीं करता, मेरे प्रमोशन नहीं हुआ तो मेरे को ट्रॉमा हो रहा है। तो सर ये ट्रॉमा एग्जैक्टली क्या है, मतलब ये भी बहुत ओवर यूज्ड वर्ड है आजकल। देखिए ट्रॉमा जो है, एक तो फिजिकल ट्रॉमा होता है जी, चोट लग गई, सब टूट गया, हड्डी टूट गई। दूसरा है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा वो ज़्यादा पेनफुल होता है। जैसे आपने कहा कि रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया जी, घर में किसी का लव्ड वन का, पेरेंट्स का किसी का लॉस हो गया जी, जॉब छूट गई जी, ना, इस तरीके के जो ट्रॉमा होते हैं वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बहुत देते हैं। हमारे मन पे उसका प्रभाव पड़ता है जी, और ज़्यादातर एक ग्रीफ रिएक्शन की तरफ चला जाता है। कोई भी, जैसे मान लीजिए किसी का डेथ होता है तो डे 1 में बहुत तकलीफ होती है, बहुत उदासी रहती है, रोने का मन करता है, एक जाने का दुख रहता है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है लोग उससे बाहर भी निकलते हैं, फिर धीरे धीरे अपने काम में लौट आते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि 1 महीना के बाद आप नॉर्मल, आप फंक्शनिंग में आ जाते हैं। यदि 1 महीना के बाद भी डे 1 वाली स्थिति रहती है कि उदासी वैसे ही है, उसी की याद में बैठा हुआ है, काम नहीं कर पा रहा है, रोता ही जा रहा है, तो वो उसको हम लोग फिर पैथोलॉजिकल उसमें ले आते हैं जी, और उसमें ग्रीफ रिएक्शन वो देखना पड़ता है, उसके बाद फिर उसका इलाज भी करना पड़ता है। तो वो डिप्रेसिव सिम्टम, ज़्यादातर इस तरीके के साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में एक डिप्रेसिव सिम्टम्स की तरफ लोग जाते हैं, या एंग्जाइटी होगी या डिप्रेशन होगा, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। एंड सर एक, जैसे मैं थोड़ा स्टडी करता रहता हूँ चीज़ों को, तो एंड आई बिलीव बहुत से लोग वही अगेन, जैसे हमारा सोसाइटल प्रेशर है या लोगों को ये लगता है कि यार साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो मतलब पागल ही घोषित हो जाएंगे। और तो अब एक सर नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है मार्केट में, कुछ जैसे एक मेलेटोनिन गमीज आने लग गए हैं। कुछ सुपर फूड्स हैं जो कि बोलते हैं कि आप इसको खा लोगे तो आपको नींद अच्छी आएगी, या आप बेटर परफॉर्म करोगे, आपको एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस नहीं होगा। फिर कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि जिव्या, जो आपका कैनबिस सीड है, उससे बने ऑयल्स आ रहे हैं टू हेल्प रिड्यूस एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। तो क्या अब अगेन वो भी ये पुश कर रहे हैं कि जी ये ले लो तो ठीक हो जाएगा, एंड ये भी फिर एक वापस गैप क्रिएट कर रहा है जो कि मैं नहीं चाहता कि लोग अवॉइड करें साइकेट्रिस्ट के पास जाना, बिकॉज वो फिर तब तक बहुत चीज़ें बिल्डअप हो जाती हैं एंड फिर चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। तो आपको क्या लगता है, ये सुपर फूड्स ठीक हैं या नहीं? देखिए सुपर फूड यदि न्यूरोकेमिकल बेस्ड है तो मुझे नहीं लगता है कि उसका कुछ विशेष प्रभाव रहेगा। अच्छा।
हाँ, मेलाटोनिन की जहाँ तक बात है, मेलाटोनिन हम लोग दवाई के रूप में भी यूज़ करते हैं ओके टू इंड्यूस स्लीप, Okay. स्लीप को लाने के लिए। ठीक है और नॉर्मली भी हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन रिलीज होती है, जी ठीक है, और उसका डायरेक्ट रिलेशन है हमारे सनसेट से। ओके सनसेट जैसे होता है मेलाटोनिन राइज करना शुरू होता है। ओके मिडनाइट में मेलाटोनिन सबसे पीक पर होता है, मेलाटोनिन सर्ज पे रहता है। जी उसका जैसे जैसे सनराइज होने लगता है वो मेलाटोनिन धीरे धीरे डाउन चला जाता है, तो इससे एक डीप स्लीप आती है, स्लीप का क्वालिटी अच्छा होता है। तो इसमें हम लोग साइकेट्रिक इलनेसेस में मेलाटोनिन एज ए टैबलेट भी हम लोग यूज़ करते हैं ओके जी। लेकिन न्यूरोकेमिकल बेस्ड जो सुपर फूड है उसमें साइकेट्रिक हेल्प मिलेगा ये मुझे नहीं लगता है कि जी। ऐसा होगा। और आपने कहा कि कैनबिस सीड्स का भी जी। ऑयल आता है जी। और वो भी, देखिए कैनबिस जो है वो बहुत बहुत सारी चीज़ों में मेडिसिन के रूप में भी यूज़ करते हैं, जी लेकिन कैनबिस बहुत ही नोटोरियस है। ओके और कैनबिस जो है वो साइकोसिस भी कॉज करता है। अच्छा ऐसा देखा गया है कि जैसे 10 लोग यदि कैनबिस राइट यूज़ कर रहे जी हैं, 2-3 लोगों में साइकोसिस डेवलप हो जाता है, ओ ओके पूरे फुल ब्लोन साइकोसिस वाले सिम्टम्स आ जाते हैं। कई पेशेंट तो मेरे ऐसे हैं जिन्होंने 10-15 दिन ही यूज़ किया लाइफ में, उसके बाद वो साइकोसिस से पीड़ित आज भी। ओह दिस इज एक्चुअली अवेकनिंग तो उसमें जेनेटिक वनरेबिलिटी फैक्टर भी आती है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे जीन्स में, पैटर्नल जीन्स में या मैटरनल जीन्स में जी हमारे साइकोसिस के जीन्स आ रहे हैं, साइकोसिस के, ओके और मुझ में मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना, जी लेकिन मैं वनरेबल हूँ, जी मैनिफेस्टेशन नहीं आया, मतलब जी। सिम्टम्स नहीं आए हैं, जी लेकिन मैं वनरेबल हूँ कि मेरे उसमें लिगेसी में जीन चल रही है, तो मुझे भी हो सकता है। तो वो कैनबिस इनटेक वो प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर हो जाता है। जैसे जब तक लकड़ी कमज़ोर है, जी। ठीक है, वो एक नाले के ऊपर रखा हुआ है, जी जब तक उस पर 60 किलो से नीचे वजन है तब तक वो झेल रहा है। ठीक बात है जैसे ही 60 किलो से ऊपर आया वो टूट गया। उसको इस तरीके से हम जी समझ सकते जी हैं बिल्कुल कि वनरेबल हैं, हाँ हम कोप अप भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कैनबिस लिया वो बेसिकली जो थ्रेशोल्ड था वो क्रॉस हो गया। वो प्रिसिपिटेट कर। तो सर यही हमने अगर एक टॉपिक पे हमने अभी छेड़ा है इसको, तो अच्छा बहुत सारे लोग मैरिवाना एंड कैनबिस का जो स्मोकिंग कर रहे हैं उसको भी अपने आप के लिए एक एस्केप बना रखा है कि यार ये ना मेरे को एंग्जाइटी स्ट्रेस नहीं होने देता। देखिए ये जो है ना कैनबिस, इंसान को डल कर देता है, ओके आपको स्लो कर देगा। जी हाँ बिल्कुल यही कारण है कि आप जैसे कोई कैनबिस लेता है या भांग खाता है, जी तो यदि ड्राइव कर रहा है ना तो 100 की स्पीड पर रहेगा, उससे लगेगा 30-40 की स्पीड में क्यों चल रहा हूँ। ठीक सब कुछ स्लो हो जाता है, जी उसका हैंड मूवमेंट्स भी स्लो हो जाएंगे, लोगों से बात करें सब कुछ स्लो हो जाता है। जी तो ये डलनेस करता है। अब मान लीजिए ऐसी परिस्थिति में हैं आप, तो आप एंजाइटी को भी वैसे ही परसीव करेंगे ना, क्योंकि आपका परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस है। ऐसा नहीं कि आप हाथ स्लो मूव कर रहे हैं, आप ठीक है। हाथ नॉर्मली मूव कर रहे हैं, हाँ आपका परसेप्शन हो रहा है कि वो Right. स्लो मूव कर रहा है। राइट तो जब आपका परसेप्शन ही स्लो हो गया, तो जब एंजाइटी होगी तो एंजाइटी का परसेप्शन भी स्लो रहेगा, तो लगेगा एंजाइटी से रिलीफ हो गया। ठीक बात है एब्सोल्युटली। अच्छा सर थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने इतना अच्छा लेमैन लैंग्वेज में आपने एक्सप्लेन किया है कि मेरे भी कुछ थॉट्स थे तो वो काफ़ी क्लियर हुए हैं, एंड आई बिलीव हमारी ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा एंड वैल्यू ऐड करेगा। तो सर हमारा पॉडकास्ट का एक थीम रहता है, तो आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, ये एक छोटी सी क्लासरूम है, और सर एक होमवर्क आपको देना है बिकॉज आप आज हमारे फैकल्टी हैं। तो सर ऐसा कोई होमवर्क सो दैट कि अगर वो उस चीज़ पे लोग कंसिडर कर लें तो शायद एंजाइटी से, स्ट्रेस से बच जाए, और वो जो आप सेकेंडरी स्टेज पे जाने की बात कर रहे हो शायद उस चीज़ से बच पाए। तो प्लीज़ सर आप ऐसे कुछ एक होमवर्क दे दीजिए हमारी ऑडियंस को। देखिए आपके पॉडकास्ट के माध्यम से तमाम जो दर्शक जी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जी उनको मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, जी उस पर आपका कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। नहीं क्या चीज़ पे कंट्रोल है? मुझे अपने आप पे कंट्रोल है। मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं आउटर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। ट्रू तो सिचुएशन चाहे अच्छी हो या बुरी हो, आप सक्षम होंगे तभी उस सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं।
या प्रयास कर सकते हैं बदलने का। जी। यदि आप ही यदि डिस्टर्ब हो जाएंगे तो सिचुएशन तो वैसे ही रहेगा, फिर तो बदल नहीं पाएंगे। ट्रू। यदि कोई चीज़ें आपको घबराहट बेचैनी पैदा करती हैं तो आप बैठे उस थॉट्स को चैलेंज करें कि इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे एंजाइटी हो रही है, इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मुझे स्ट्रेस दे रही है। आप खुद से उसको चैलेंज करें। यदि आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप अपने सिबलिंग्स को, अपने पेरेंट्स की हेल्प लें, शेयर करें अपने स्ट्रेस वाली चीज़ों को जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, एंजाइटी क्रिएट कर रहा है। ट्राई टू शेयर दिस थिंग विथ योर नियर एंड डियर वंस, क्लोज वंस के साथ। जी। और जो उनके आसपास हैं उसका मजाक ना उड़ाएं, उसको सीरियसली लें। सीरियसली मतलब इतना भी नहीं सीरियस कि सीरियस हो जाना है तो पूरा फैमिली सीरियस हो जाएगा। जी। जी। मतलब उसको गंभीरता से लें जी। और उस पर एक पॉजिटिव फीडबैक दें, उसको सही तरीका बताएं जो भी जिसके समझ में आ रही है। देखिए, मैं जानता हूँ कि सब लोग का अप्रोच प्रोफेशनल अप्रोच नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश ना करें ये भी अच्छी नहीं है। बिल्कुल ठीक। हमें कुछ ना कुछ तो कोशिश करना चाहिए। तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं इतने लोगों तक पहुंच पा रहा हूँ। जी। तो और फैमिली मेम्बर भी उस चीज़ को समझें और अपने अपने ओपिनियन से उसके थॉट के चैलेंज करके या अपने चीज़ों को देख करके उसको एक सही रास्ता निकलना चाहिए कि हम उससे कैसे कम कर सकते हैं एंजाइटी को। आपकी कोशिश करने के बाद भी यदि नहीं हो पा रही है, चीज़ें परसिस्टेंट हैं, तब आपको प्रोफेशनल से हेल्प लेने में बिल्कुल हिचकना नहीं चाहिए। ये सोचना कि नहीं, आप यदि नहीं जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, 2 साल के बाद जाएंगे, आज यदि सस्ते में निपट जाते तो कल और महंगा सौदा पड़ेगा। तो जितना जल्दी आप जाएं, क्योंकि सफरिंग यदि आप करेंगे, एक परिवार सफ़र करता है तो समझिए समाज का एक भाग सफ़र कर रहा है। धीरे धीरे वो समाज बनता है, धीरे धीरे स्टेट बनता है और धीरे धीरे देश बनता है। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो समाज आप सफ़र करेंगे, इसका मतलब है समाज सफ़र कर रहा है, समाज में मॉर्बिडिटी बढ़ रही है। तो आप यदि खुद अपने आप को बचाना चाहेंगे तो धीरे धीरे समाज भी हेल्दी हो जाएगा और स्वस्थ समाज की परिकल्पना हम लोग कर ही सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत आपने बात बोली। बिकॉज और सबको आई बिलीव इसी तरीके से देखना चाहिए इस चीज़ को। बिकॉज एज यू सेड कि सर 2030 तक ये प्रिडिक्टेड है कि ये चीज़ डायबिटीज़ से भी ऊपर जाके रैंक 1 पे आ जाएगी। तो आई बिलीव इस कंडीशन को, इस सब्जेक्ट को लोगों को सीरियसली लेना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। एंड आई बिलीव आपके पास और भी बहुत सारी विजडम है तो जो कि एक पॉडकास्ट में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो आपके साथ जल्दी ही एक और पॉडकास्ट भी करेंगे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।